हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू PW UGC नेट। और जैसा कि आप सबको पता है, द काउंटडाउन फॉर द UGC नेट एग्जामिनेशन इज ऑन। द एग्जामिनेशन डेट्स आर फ्रॉम 6th to 22nd दिसंबर। सो आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी को और भी ज़्यादा आसान करने के लिए एंड टू मेक श्योर दैट यू ऑल क्लियर GRF इन दिस नेक्स्ट अटेम्प्ट ऑफ दिसंबर, वी आर ब्रिंगिंग यू अ प्रॉपर क्रैश कोर्स। हमने आपके लिए स्पेशली लॉन्च किया है सार्थक UGC नेट दिसंबर 2023 बैच, जहां पे हम आपके लिए करने वाले हैं क्रैश कोर्सेज ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री। सो मैं आपके साथ यहाँ पे करने वाली हूँ अ फुल ऑन क्वेश्चन रिविजन, फुल ऑन सिलेबस रिविजन। सो डू नॉट मिस एनी ऑफ दिस क्लासेस। आज हमारी पहली क्लास है जहां पे हम करने वाले हैं प्री हिस्ट्री, इंदस वैली एंड वैदिक एज। सो थ्रू दिस सार्थक बैच, थ्रू दिस क्रैश कोर्स, आई विल मेक श्योर कि आपकी जो GRF की जर्नी है और जो GRF का सपना है, उसे हम सार्थक बनाए टुगेदर एज अ टीम। So very warm welcome to the first class of UGC NET December 2023 Sarthak batch. And इस क्लासेस के थ्रू यू हैव टू मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि सारे अपकमिंग क्लासेस में वी विल बी रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ UGC नेट। तो सारा सिलेबस रिविजन होने वाला है, आपको प्लान पहले से दे दिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द प्लान, डू रिवाइज, कम सॉल्व द क्वेश्चंस, लुक एट द एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि फोकस हमेशा इस पे रहेगा कि कौन सी नई चीजें आप ऐड कर सकते हो, कौन सी नई चीजें आपने मिस की हैं, कौन सी नई चीजें आपको एग्जामिनेशन में एक एज दिलाने वाली हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन द क्लासेस राइट ऑन टाइम। आज शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं, हमारी जर्नी शुरू होती है फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। एंड in today's class we are going to cover prehistory, Indus Valley Civilization and Vedic Age। 3 टॉपिक का धमाकेदार क्वेश्चन सेशन होने वाला है, जहां पे फोकस रहेगा इन रिवाइजिंग एंड इन फुल ऑन रिविजन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मच टाइम वेस्टेज एंड लेट्स गो टू दी फर्स्ट स्लाइड। तो आज के इस टॉपिक में हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्री हिस्ट्री। हर टॉपिक के पहले मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपने एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली है और लास्ट फ्यू डेज चल रहे हैं, तो उस टॉपिक में क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको डेफिनेटली पढ़ के जानी है, ताकि जब आप रिविजन कर रहे हैं यू आर नॉट मिसिंग एनी पॉइंट एंड यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं प्री हिस्ट्री, बट आप इसको रिवाइज कैसे करेंगे। सो व्हेन यू आर स्टडिंग प्री हिस्ट्री एट होम, मेक श्योर कि आपने प्री हिस्टोरिक साइट्स को बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। मेक श्योर दैट यू हैव डन ऑल द पेलियोलिथिक साइट्स, ऑल द मेसोलिथिक साइट्स एंड ऑल द नियोलिथिक साइट्स इन डिटेल, जहां पे आपने फोकस किया है इनके लोकेशन पे, आपने फोकस किया है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस साइट, एज वेल एज सो दैट कोई भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, दिस इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। ठीक है, इसके बाद यू विल बी प्रिपेयरिंग थ्योरी ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और थ्योरी में आपका स्पेशली फोकस रहेगा इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पीरियड्स, in the tool technology, in the society, and especially paintings, prehistoric paintings. So while revision, make sure कि ये सारे एरियाज को आपने स्पेसिफिकली बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लिया है। When moving to Indus Valley, जो हम आज की क्लास में करेंगे, it's one of the most easiest topic, most loved topic। तो Indus Valley Civilization में सबसे पहले प्लीज मेक श्योर आप रिवाइज कर रहे हैं origin and decline theory। प्लीज मेक श्योर कि ओरिजिन डिक्लाइन थ्योरी के साथ साथ यू आर स्पेशली रिवाइजिंग इंडस वैली के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, उनके फीचर्स, स्पेशली द टाउन प्लानिंग, उसके बाद इनका रिलीजन, इनकी पॉलिटी, the religion, the polity and the society of the Indus Valley civilization, and economy part mostly जिसमें आपको assertion and reasoning based questions आते हैं। So please make sure कि अगर आप रिविजन कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स का आपने बहुत अच्छी तरीके से रिविजन जो है वो कर लिया होगा। Now moving specially to the next, Vedic age, a topic जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन। जब आप वैदिक एज रिवाइज कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आपने वैदिक एज के टर्म्स बहुत अच्छे से कर लिया है, आपने स्पेशली जो वेद्स हैं उसके सारे बुक नंबर्स, हिम नंबर्स, ये सारी चीजें कर ली हैं। यू हैव डन उपनिषद्स बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो भी फीचर्स है हमारे अर्ली वैदिक के, लेटर वैदिक के, हर इंपॉर्टेंट फीचर्स, एवरीथिंग वी विल बी कवरिंग दिस। अगर आपने इनको रिवीजन करते समय ध्यान नहीं दिया है तो प्लीज इसको ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। और अगर
कुछ चीजें मिस हुई है तो हम उसको डेफिनेटली अपने सेशंस में कवर करने वाले हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है. दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग, और जो आपको कवर करना है अगर आप स्पेशली रिविजन कर रहे हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि इन टॉपिक्स पे आपने स्पेशली थोड़ा बहुत ध्यान दिया है. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल गो, दिस इज हाउ विल बी योर प्लान, दिस इज द फर्स्ट प्लान. मोस्टली प्री हिस्ट्री से हमें एक क्वेश्चन आ जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी एक आता है, वैदिक एज में अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 क्वेश्चंस का मार्जिन रहता है, क्योंकि यहां से कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस भी आ चुके हैं. तो ये 3 टॉपिक को काफी अच्छे से कवर करके जाना है, सो दैट कोई भी क्वेश्चंस यहां से निकलता है मोस्टली वन लाइनर, स्पेशली वैदिक एज से जो थोड़ा मुश्किल होते हैं, ये सारी चीजों को हम वाइंड अप कर देंगे. और आज के क्लास में अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस आई विल ऑल्सो टेल यू किस टॉपिक्स को मास्टर करते जाना है. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मूव टू द सेशन एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एंड द क्वेश्चन सेज विथ रेफरेंस टू अत्रपकम. अगर जनरली आपने प्री हिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ये सारे टॉपिक से आपको साइड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. एंड समहाउ क्योंकि पेपर में 5 लाइन स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, सो यू कैन ऑल्सो गेट 4 to 5 लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में केस स्टडी पूछ रहे होंगे. तो आज ऐसे ही एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें सॉल्व के साथ साथ इस इंपॉर्टेंट साइट के बारे में थोड़ा ज्यादा भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये साइट आपके प्रीवियस ईयर में मल्टीपल टाइम्स आ चुका है. सो लेट्स डू दिस साइट इन डिटेल एंड लेट्स रिवाइज इट. सबसे पहले, with reference to Atrapakam, which of the following state is correct? ये एक important prehistoric site है. The site was discovered in 1825 and this site revealed a sequence of lower, middle, upper Paleolithic culture. 17 round impressions of animal feet and hoof prints were discovered from this site. 3 animal fossil teeth, possibly of horse, peacock and pigeon, they were found in this site. Hand axe made of quartzite stones, they were discovered from this site. So which of the following statement is absolutely correct जब हम इस site के बारे में बात करते हैं? Let's read this in Hindi as well. विथ रेफरेंस टू अत्रपकम, कौन से इंपॉर्टेंट कथन हमारी सही है? ये स्थान की खोज 1825 में की गई थी और इसमें निचली, मध्य और ऊपरी पूरा पाषाण के एविडेंसेस मिले हैं. इस स्थल में जानवरों के पैर के 17 गोल निशान मिले हैं. स्पेसिफिकली इस स्थल में 3 जानवरों के दांत के अवशेष मिले हैं, मोस्टली घोड़े, मोर और कबूतर. इस स्थल में क्वार्ट्जाइट के पत्थरों से बनी हुई हमें एविडेंसेस मिले हैं, टूल एविडेंसेस मिले हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अगर आपने ये साइट पढ़ा है और ये सारी चीजें आपने पढ़ते वक्त मिस कर दी है, देन दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एंड होलिस्टिक रिविजन. बताइए, ऑल्सो यू कैन एलिमिनेट. हमेशा याद रखिएगा एग्जामिनेशन में यू हैव टू लर्न एलिमिनेशन ट्रिक्स, क्योंकि जो जीआरएफ तक का स्कोर है वो तब आ पाएगा अगर हम क्वेश्चंस को एलिमिनेट करते हैं. द पेपर पैटर्न इज वेरी सिंपल. यू विल हैव सम इजी क्वेश्चंस, यू विल हैव सम मॉडरेट क्वेश्चंस, और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो कि बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होंगे. इनको सॉल्व करने के लिए हमें एलिमिनेशन ट्रिक्स करना पड़ेगा. तो अगर आपको इसमें से कोई भी स्टेटमेंट आता है, लेट्स सी एंड लेट्स एलिमिनेट इट. चलो, so let's see the answer. So the site was discovered in 1825 and it revealed a sequence of lower, middle and upper. बिल्कुल सही है. यहाँ पे ये साइट की डिस्कवरी की डेट गलत है. आपको डिस्कवरी डेट्स याद रखना है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा है तो आजकल इंस्क्रिप्शंस हो गया, साइट्स हो गया, इसके ईयर्स आ रहे हैं. तो अब हम लोग सीइंग द पेपर पैटर्न, सीइंग द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, वी कैन नॉट मिस ऑल ऑफ दीज, है ना. तो सबसे पहले ये गलत है. हाउएवर इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट जो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, जो आपको लोअर, मिडिल और अपर के एविडेंसेस देता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज रॉन्ग. अगर हमने जनरली देखा फर्स्ट रॉन्ग है, तो बाय एलिमिनेशन हमने स्पेशली इसको और इसको कट कर दिया. ठीक है, अब चलो. 17 राउंड इंप्रेशंस हैव बीन फाउंड, ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है. यू नो कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. 17 हमें एनिमल फीट्स के ऐसे गोलकार इंप्रेशन मिले, सो वी नो कि सेकंड हमारा सही है. बट इससे कुछ एलिमिनेट नहीं होता है, क्योंकि दोनों में ही सेकंड है. लेट्स मूव टू थर्ड. 3 एनिमल्स के फॉसिल टीथ हमें स्पेसिफिकली मिले हैं, मोस्टली ऑफ हॉर्स, पिजन एंड पीकॉक. ये एनिमल्स के नाम गलत हैं.
ठीक है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा है तो मेहरगढ़ में कितने एनिमल्स हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको आ चुका है। भीमबेटका पेंटिंग्स में किस किस एनिमल्स और बर्ड्स की इमेज है ये आ चुका है। तो इनिशियली शायद आप इसको स्किप कर सकते थे, बट नाउ सीइंग द पेपर पैटर्न यू कैन नॉट स्किप एट ऑल। सो ये बिल्कुल गलत है, ये एनिमल्स के नाम गलत है, विच मीन्स 3 इज रॉन्ग। तो अगर 3 रॉन्ग है तो 3 यहाँ पे आपने इसको कट किया, ऑटोमेटिकली 2 and 4 बिकम्स द राइट आंसर हियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका है, एलिमिनेशन के साथ साथ इन क्वेश्चंस को लर्न करिए। अगर इसमें एक भी ऐसी स्टेटमेंट है विच यू डिडंट नो, देन फटाफट से इसको लर्न कर लीजिए सो दैट इन फ्यूचर यू डू नॉट दीज क्वेश्चंस रॉन्ग। ठीक है, हैंडबैग्स ऑफ क्वार्ट्जाइट स्टोन्स यहाँ पे अवेलेबल थे, बिल्कुल सही है। और ये हमें ये भी एविडेंस देते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो कि लोकलाइज नहीं है। इसका मतलब है किसी तरीके का कम्युनिकेशन, किसी तरीके का ट्रेडिंग पैटर्न इस साइट में काफी क्लियर तरीके से हमें दिखता है। नाउ लेट्स रीड मोर ऑन दिस साइट्स, और जो भी आपने मिस किया है प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर एंड मेक नोट ऑफ इट। सो बिफोर वी स्टार्ट एक क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। जनरली जब हम स्टोन एज की बात करते हैं और जब हम प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, स्पेशली प्री हिस्ट्री इज दैट पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वेयर द अर्थ इज इवॉल्विंग, जहां पे ह्यूमंस बायोलॉजिकली इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज दैट टाइम जहां पे कोई लिखित एविडेंस नहीं है, वी डोंट हैव राइटिंग। इस पीरियड से सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इस पीरियड के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ही अवेलेबल हैं। तभी जब हम प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं मोस्टली वी ट्राई टू मेक श्योर कि इनके पॉटरीज क्या बोलते हैं, जो भी कहानियां हैं we try to take it from archaeological sources. Stone Age is specially divided into 3 parts, which is the Paleolithic Age, the Mesolithic Age, and the Neolithic period. एक क्विक सा रिवीजन हो जाए क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, आपका सिलेबस ऑलरेडी हो चुका है, तो मेरे साथ फटाफट से इसको रिवाइज कर लो। ये डिवीजन क्यों हुआ? दिस डिवीजन इज स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन, वेरी सिंपली द डिवीजन इज बेस्ड ऑन द डिपेंडिंग जियोलॉजिकल एरा। जियोलॉजिकल एरा मतलब चेंजिंग टाइम पीरियड। पैलियोलिथिक के टाइम पीरियड में हम प्लीस्टोसीन एरा में थे, जो कि आइस एज था, हर जगह बर्फ था। देन वी स्पेशली मूव टू होलोसीन टाइम पीरियड इन मेसोलिथिक, जहां पे स्पेशली आप देखोगे बर्फ गलने लगती है, एंड फाइनली बिकॉज ऑफ दैट लॉट ऑफ चेंजेस कम्स, एंड देन ये भी हमारा होलोसीन टाइम पीरियड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ टूल टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो भी औजार हमने यहाँ पे यूज किया इट्स एब्सोल्युटली डिफरेंट, क्योंकि पैलियोलिथिक पेज प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड है, इट इज एट दिस टाइम आप देखोगे स्पेशली आइस एज है, हर जगह आइस है, यू विल सी बड़े बड़े बिगर एनिमल्स आर एवरीवेयर, ह्यूमंस फरी हैं। नाउ टू एक्चुअली किल दीज एनिमल्स, हम लोग यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेज में है, वी आर इन द प्रिमिटिव स्टेज, हम लोग यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग स्टेज में है। सो हंटिंग गैदरिंग स्टेज में हमारी लाइफ का एक मकसद है कि भाई जो भी एनिमल्स हैं, खूंखार एनिमल्स हैं, वी हैव टू किल देम, क्योंकि अगर हम उनको किल नहीं करेंगे, इफ वी विल नॉट हंट देम, यू मी विल नॉट बी अलाइव। तो ये एरा था। और अगर आप बड़े जानवरों को मारोगे, हमेशा याद रखना ये प्रिलिमिनरी फेज है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे फाइनली हैंड एक्स बना, चॉपर चॉपिंग टूल्स बना, क्लीवर्स बने, है ना। सो ये बना स्पेशली टू किल दिस बिग एनिमल्स। बट अगर मौसम चेंज होता है एंड फ्रॉम आइस एज वी एक्चुअली गो टू अ टाइम पीरियड जहां पे स्पेशली वार्म क्लाइमेट हो गया, थोड़ा ड्राई क्लाइमेट हो गया, ये जो आइस है ये स्पेशली मेल्ट करने लगा, तो यहाँ पे यू विल स्पेशली सी रेनफॉल स्टार्ट्स टू हैपन, बड़े बड़े जंगल फॉरेस्ट बनते हैं, रिवर्स आते हैं। सो ऑटोमेटिकली यू विल सी जो फरी एनिमल्स है वो चले जाएंगे, क्योंकि गर्मी के टाइम में जो फर्स हैं, फरी एनिमल्स हैं, दे विल गो आउट, है ना। सो यहाँ पे स्पेशली स्मॉल और स्विफ्टर, छोटे छोटे स्विफ्टर जानवर यहाँ पे स्पेशली आएंगे। अब इनको मारने के लिए ये हैंड एक्स नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक आप हैंड एक्स यूज करोगे ये छोटे जानवर भाग चुके होंगे, विच मीन्स टूल टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। एंड दिस इज वेयर कम्स माइक्रोलिथिक, जिसको हम कहते हैं स्मॉल स्टोन टूल्स, ठीक है। सो देखो कैसे विद द चेंजिंग जियोलॉजिकल एरा हमने टूल टेक्नोलॉजी चेंज किया। अब जब हम स्पेशली आगे बढ़ते हैं न्यूलिथिक टाइम पीरियड में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर, प्रॉपर खेती बाड़ी हो रही है, ठीक है। सो यू विल सी यहाँ पे हम मोस्टली सेल्ट्स यूज करते हैं, औजार जो खेती बाड़ी में भी मदद करें, एंड इन केस यू वांट टू गो फॉर
the purposes they will help you. तो टूल टेक्नोलॉजी ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि अगर ये सब कुछ चीज चेंज हो रही है तो सोसाइटी भी चेंज होगी. पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में हम एक बैंड सोसाइटी में थे, माइग्रेटरी सोसाइटी में थे, स्पेसिफिकली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मोस्टली सेटलिंग नियर रिवर बॉडीज, सेटलिंग नियर रॉ मटेरियल सोर्सेज. ठीक है, देन वी मूव टू द मेसोलिथिक पीरियड. धीरे धीरे एक सोशल बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा इस पीरियड में. आप देखोगे हल्के फुल्के दो साइड से हमें पॉटरी के एविडेंसेस मिलते हैं विच इज वेरी रेयर. अपार्ट फ्रॉम इट कुछ बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं. तो एक तरीके का ना सोशल बॉन्डिंग जो है वो दिखने लगता है. प्लस मेसोलिथिक पीरियड ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ एविडेंस ऑफ डिविजन ऑफ लेबर, द वे द फैमिली वॉज. यहां से हम चलते हैं न्यूलिथिक टाइम पीरियड में, जहां पे सोसाइटी पूरी चेंज हो जाती है और हम एक सेडेंट्री, एक सेटल्ड सोसाइटी में रहना शुरू कर देते हैं. ठीक है, यहां पे सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स की शुरुआत होती है. एंड फाइनली यहाँ पे वी हैव लिटिल बिट परमानेंट एंड सेडेंट्री सेटलमेंट्स. तो बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल एरा का चेंज, बिकॉज ऑफ टूल टेक्नोलॉजी का चेंज, बिकॉज ऑफ सोसाइटल चेंजेस, हम लोग स्टोन एज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ऑल्सो वी डिवाइड द पेलियोलिथिक पीरियड ऑल्सो इनटू 3 पार्ट्स. पेलियोलिथिक पीरियड को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, एंड द डिविजन हियर इज सिंपल, दैट इज लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक. और ये हम स्पेशली डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अगेन द टूल टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशली टूल टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ जो भी हमारी क्रेनियल कैपेसिटी इंप्रूव करती है, ये सारे बेसिस के बीच में हमारा डिवीजन होता है. रॉ मटेरियल्स चेंज होने लगते हैं, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक, अपर. आप देखोगे टूल टेक्नोलॉजी भी चेंज होता है, क्योंकि पहले हम हैंड एक्स, क्लीवर्स, चॉपर, चॉपिंग टूल यूज करते हैं, फिर हम आते हैं फ्लेक टूल्स पे, एंड फिर हम स्पेशली आते हैं ब्लेड्स एंड ब्यूरन्स पे. तो दिस इज जस्ट अ रिविजन फॉर दोज पीपल जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं. ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, बट आई थिंक नाउ विद दिस वी हैव अ क्विक रिविजन. ठीक है, नाउ मूविंग टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. जिसका ये आंसर गलत होगा प्लीज उसको याद कर लीजिएगा, मेक नोट्स ऑफ इट. अतरमपक्कम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, रिचेस्ट पेलियोलिथिक साइट इन तमिलनाडु. ये साइट स्पेशली डिस्कवर हुआ था 1863 के टाइम पीरियड में. इस साइट की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है, ये आपको एवोल्यूशन दिखा रहा है कि भाई लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक कल्चर्स, ऑल द एवोल्यूशन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. इसके अलावा हमें यहां से हैंड एक्स मिलते हैं जो क्वार्ट्जाइट स्टोन्स के बने थे, जो लोकली अवेलेबल नहीं थे. इसका मतलब है दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग, किसी तरीके का कम्युनिकेशन, किसी तरीके का ट्रेड, ये सारी चीजें यहां पे एविडेंसेस हमें मिलते हैं. हमें प्रॉपर, और ये आपको स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ चुका है, वी हैव एविडेंस ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स प्लस अशूलियन टूल्स, हैंड एक्सेस. 17 राउंड इंप्रेशन मिले हैं जानवर के, 15-20 सेंटीमीटर्स स्पेशली. एंड यहां पे पहली बार ये साउथ एशिया में ऐसी डिस्कवरी होती. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज हमें बहुत सारे जानवरों के एविडेंसेस मिलते हैं, उनके दांत के एविडेंसेस मिलते हैं. किसके? हॉर्स, वाटर बफेलो एंड नीलगाय, जो आपको ये दिखाता है कि पेलियोलिथिक टाइम पीरियड में ओपन और स्पेशली वेट लैंडस्केप के एविडेंसेस हैं. ये सारे उस साइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं. सो इफ यू हैव मिस्ड इट, प्लीज मेक श्योर आप कहीं ना कहीं इसको नोट कर ले. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following prehistoric site located on the bank of Oxbow Lake give us the evidence of multiple burials, microlithic tools and animal bones? अब इस क्वेश्चन में 2 हिंट है. पहली बात आपको पूछ रहा है कि भाई जो भी साइट है वो ऑक्सबो लेक के बैंक में है, तो सिर्फ आप ऐसे साइट्स नहीं बता सकते हो जो बरियल्स और टूल्स और एनिमल बोन्स दे रहा है, उसका लोकेशन पूछा जा रहा है. सेकेंड, इस साइट से आपको मिला है बहुत सारे दफनाने के एविडेंसेस, माइक्रोलिथिक टूल्स और एनिमल बोन्स. तो कहां पे ये मिला है? चौपानी मांडो, दमदमा, महादहा, सराय नहराय. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है तो आपको मल्टीपल बरियल्स पे हमेशा क्वेश्चन आए. ये सारे क्वेश्चंस इसी हिसाब से हैं सो दैट यू डू नॉट वेस्ट टाइम और आपका फ्रंट टू फ्रंट रिवीजन हो जाए. ठीक है, तो अगर आप देखोगे सराय नहराय, महादहा, दमदमा, चौपानी मांडो, सब पे प्रीवियस ईयर आ चुका है. सो लेट्स रिवाइज इट ऑल. 1 मिनट का आपको टाइम देती हूं, जल्दी से क्वेश्चन देख लो आप. ठीक है, इनमें से ऑक्सबो लेक के में कौन सी साइट है जो ऑक्सबो लेक पर स्थित है? यहां पे हमें कब्र ग्रह, यहां पे हमें बेसिकली माइक्रोलिथ्स और जानवरों के हड्डियों के प्रमाण मिले. चौपानी मांडो, दमदमा, महादहा या सराय नहराय. सो जल्दी से क्वेश्चन को देख लीजिए एंड लेट्स सी द राइट आंसर.
चलो, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी कंफ्यूज कि ऑक्सबो लेक में क्या है, क्योंकि बाकी चीजें तो याद है बट शायद ये पढ़ते वक्त मिस कर चुके हैं कि ऑक्सबो लेक में क्या है. सो लेट्स सी द एविडेंसेस. आंसर्स को देखते हैं. सबसे पहले ऑक्सबो लेक होता क्या है. अगर आपने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ा है तो मान लो हमारी स्पेसिफिकली रिवर है, ठीक है. तो जब रिवर ऐसे मियांडर करती है फॉर एग्जांपल, अब मान लो रिवर के पास ना ऐसे कुछ सिल्ट डिपॉजिट आ गए हैं, ठीक है. अब मान लो रिवर ना इधर से इधर आगे नहीं बढ़ पा रही है, ऐसा कुछ एक सिल्ट डिपॉजिट बीच में आ चुका है जिसने रिवर का जो रास्ता है, रिवर का जो बेसिकली एरिया उसको रोक रखा है. तो ऐसे में रिवर क्या करती है, वो अपने लिए एक नया पोजीशन जो है ये कार्व आउट कर लेती है. अब वो रिवर शायद क्योंकि यहां से ये रिवर का फ्लो बंद हो जा रहा होगा तो उन्होंने क्या किया, मे बी द रिवर ने यहां से नया फ्लो निकाल लिया और रिवर यहां से ऐसे मुड़ गई. तो ये जो स्पेशली हमारा लेक बचा रहता है इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक. अब साइट ये पूछा है और कहां पे मल्टीपल बरियर, माइक्रोलिथ और एनिमल बोन्स मिले, तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा. करेक्ट आंसर यहाँ पे महादा एंड सराय नहराय है क्योंकि यही दोनों हैं जो स्पेशली हमारे ऑक्सबो लेक पे लोकेटेड है. दमदमा इज ऑल्सो एन एविडेंस जो हमें मल्टीपल बरियल्स और माइक्रोलिथ टूल्स देती है बट वो ऑक्सबो लेक पे लोकेटेड नहीं है. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है. अब जल्दी से इसका आंसर देखते हैं स्पेसिफिकली. सो महाधन सराय नहराय, दमदमा ऑल्सो गिव्स एविडेंसेस बट ये रिवर के कॉन्फ्लुएंस में लोकेटेड है. कॉन्फ्लुएंस मतलब जहां पे दो रिवर मिल रही है, ये यहां पे इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, नॉट इन ऑक्सबो लेक. नाउ लेट्स रिवाइज इट. अब ये तीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मल्टीपल टाइम्स आपको पूछा गया है इन द एग्जाम. तो अगर आपने ये मिस किया है तो प्लीज इसको फटाफट से पढ़ लीजिए. सबसे पहले सराय नहराय इन यूपी, इसका लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग आता है. ये ऑक्सबो लेक पर स्थित है, मोस्टली जो गंगा का ओल्ड कोर्स था, ठीक है. यहाँ पे हमें माइक्रोलिथ एविडेंसेस मिला है, शेल मिला है, एनिमल्स की हड्डियां मिली है. कौन से एनिमल्स की हड्डियां, मोस्टली बाइसन, राइनोसरस, फिश एंड टॉर्टॉइस. इसके अलावा हमें 11 ह्यूमन बरियल्स, 11 हमें कब्र मिले हैं जिसमें से 9 मेन के हैं, 4 महिलाओं के हैं और 1 बच्चे के. यहां से हमें यह भी एविडेंस मिला है कि किसी के स्केलेटन में एक एरो जो है वो इंसर्ट है. फॉर वन लाइन क्वेश्चंस गाइस प्लीज मेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दिस. मल्टीपल बरियल्स 4 लोगों के जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये इस साइट से मिलता है. यहां पे हमें टूल्स, एनिमल बोन्स और शेल्स के एविडेंसेस मिलते हैं. जब हिस्टोरियंस ये पूरे एविडेंसेस को एनालाइज करते हैं सो दे रियलाइज स्केलेटन रिमेल्स हमें ये बताते हैं कि ऑन द होल जनरली जो लोगों का डेंटल हेल्थ था, दांत थे, दे वर ऑल एब्सोल्युटली गुड, बट कुछ लोगों को ऑस्टियो अर्थराइटिस हुआ था इन दिस एरिया. इस साइट में इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है. तो अगर आपने रिविजन नहीं किया है या ये चीजें मिस हैं, फटाफट से इसको make sure that you remember it. Now let's move to the other 2 sites. Mahada is an important site on the bank of Oxbow Lake, ठीक है. यहां पे हमें 28 कब्र के एविडेंसेस मिलते हैं, 30 इंडिविजुअल्स के. जो कब्र में जो सामान है उसमें हमें माइक्रोलिथ मिला है, शेल मिला है, कुछ जानवर की हड्डियां मिली जो कि जली हुई है, कुछ एरोज मिला है और कुछ अंगूठियां मिली हैं. जो हमें स्पेशली बुच्चड़ खाना में जो हड्डियां मिली हैं, जो बुच्चड़ खाना में कुछ हड्डियां मिली हैं, वहां पे हमें हिपोपोटामस, कैटल, डियर, पिग और टर्टल के एविडेंसेस मिले. सेम हियर, मेसोलिथिक पीपल जो इस एरिया के थे वो काफी लंबे थे हाइट में, ओवरऑल इनकी दांत भी ठीक थी बट यहां पे भी लोग ऑस्टियो अर्थराइटिस से सफर करते थे. कमिंग टू दमदमा, ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टॉर्म स्ट्रीम, मतलब जहां पे 2 स्ट्रीम मिलते हैं वहां पे ये लोकेटेड है. यहां पे भी स्पेशली हमें माइक्रोलिथ, छोटे बोन के औजार, सिलबट्टे के एविडेंसेस मिले हैं. यहां से हमें कुछ जंगली अनाज के एविडेंसेस मिले हैं, एनिमल हड्डियों के एविडेंसेस मिले हैं, 4 मल्टीपल बरियल्स मिले हैं, 41 ह्यूमन बरियल्स में स्पेशली. तो ये आपको याद रखना है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एग्जामिनेशन इज यहां पे आइवरी पेंडेंट हमें मिला है. जो भी ग्रेव्स में बिलीफ इन द आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट है, जो भी ग्रेव में समान है, इसमें हमें एक आइवरी पेंडेंट भी मिला है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी रेलिवेंट है इस यहां से हमें एविडेंस मिलता है चावल का भी, जो मेसोलिथिक पीरियड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो यहां से आती है. ठीक है. सो अगर आपने ये सब कुछ लर्न कर लिया रिगार्डिंग महादा, दमदमा एंड सराय नहराय, देयर इज नो क्वेश्चन जो इसके अलावा आएगा. आई हैव गिवन यू एवरीथिंग. थोड़ा फैक्चुअल है क्योंकि एंशिएंट इंडिया इज लिटिल बिट फैक्चुअल. प्लीज लर्न इट अप फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. नाउ moving to the next question. The first rock paintings in India were discovered by A.L. Crinely.
और ये आपको अभी तुरंत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है कि किसने डिस्कवर किया था, जो कि असिस्टेंट सर्वे जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 1866-1868 में। अब पूछा गया है कि भाई इन्होंने कहां पे सबसे पहली बार रॉक पेंटिंग डिस्कवर किया था। सो वी हैव कुरनूल केव्स, we have Bhimbetka Hills, we have Chandravati in Rajasthan और basically सुहागीगत in कैमोर हिल्स। सो फर्स्ट ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अभी इसी साल आया है कि किसने पहली बार पेंटिंग्स डिस्कवर किया था। तो एसिल क्राइनल ने सबसे पहली बार जो पेंटिंग्स डिस्कवर किए थे वो कहाँ किए थे, तो दो लोगों के नाम आते हैं, एक तो भीमबेटका पेंटिंग किसने डिस्कवर किया और सबसे पहली बार पेंटिंग्स कहाँ डिस्कवर हुए। तो जल्दी जल्दी से आंसर बता दीजिए, वेयर इज द फर्स्ट टाइम जब एसीएल क्राइनल ने स्पेशली डिस्कवर किया था पेंटिंग। फैक्चुअल क्वेश्चन है बट आजकल एंशिएंट इंडिया में इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज डी, दैट इज सुहागीगत इन कैमूर हिल्स। अब सोगीगत के बारे में थोड़ी सी एविडेंसेस जो है वो पढ़ लेते हैं एंड थोड़ा बहुत प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के बारे में। फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय एसीएल क्राइनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि असिस्टेंट सर्वेयर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एंड ये हमें मिला था सुहागीघाट में इन कैमूर हिल्स जो कि हमारा मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, यूपी। अनदर क्वेश्चन जो आपको प्रीवियस ईयर में आता है, 1957 में वीएस वकानकर स्पेशली भीमबेटका पेंटिंग्स को डिस्कवर करते हैं। व्हेन स्पेशली वीएस वकानकर गोज रेलवे से, जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं फ्रॉम भोपाल, ही स्पॉट्स दीज भीमबेटका केव्स फ्रॉम द ट्रेन विंडो। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब क्योंकि भीमबेटका की बात चल रही है, सो भीमबेटका इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑलरेडी आपको फरवरी के अटेम्प्ट में भीमबेटका आ चुका है, तो जब रिविजन ही कर रहे हैं तो व्हाट आर दी एविडेंसेस जो भीमबेटका पेंटिंग्स में हमें मिलते हैं। मेरे साथ साथ रिवाइज कर लो कौन कौन बताएगा भीमबेटका पेंटिंग्स में। फर्स्टली वी हैव एविडेंस ऑफ हंटर्स, जो आपको पता है, वी हैव एविडेंस ऑफ म्यूजिक। हंटर्स अकेले हैं, पैक में हैं, ग्रुप में हैं, कुछ हंटर्स ने मास्क लगा रखी है, कुछ ने ऑर्नामेंट्स पहन रखा है, कुछ ने सर में हेड्रेस पहन रखा है। वी हैव एविडेंस ऑफ म्यूजिक, वी हैव एविडेंस ऑफ बरियल्स, ठीक है। एनिमल्स के एविडेंसेस हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हैं, कहीं आप देखोगे रैबिट कूद रहा है, कहीं आप स्पेशली देखोगे एनिमल्स झुंड में हैं, कहीं प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं, कहीं एब्स्ट्रैक्ट एनिमल्स हैं, घूम फिर के एनिमल्स एविडेंसेस है। एक्सरे इमेजेस हैं, जैसे अगर आपने खाना खाया तो आपके पेट के अंदर मछली दिख रही है, इफ यू आर प्रेग्नेंट तो वूम दिख रहा है, तो दीज टाइप ऑफ एक्सरे इमेजेस आर देयर। भीमबेटका पेंटिंग्स आपको डिवीजन ऑफ लेबर भी बताते हैं कि सोसाइटी में पुरुष महिला का काम क्या था, क्योंकि इन वन ऑफ द पेंटिंग्स जो पुरुष हैं वो हंटिंग कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं वो बेसिकली घर में काम कर रही हैं। सो दीज टाइप ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एविडेंसेस इज देयर, है ना। तो ये सारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोक्सीमेट 29 स्पीशीज ऑफ एनिमल से ज्यादा के एविडेंस हमें इस पेंटिंग में मिले। जनरली आप देखोगे जो डांसर्स हैं वो ग्रीन में होते हैं, जो हंटर्स हैं स्पेसिफिकली वो रेड में होते हैं, कलर्स आसपास की जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उससे स्पेशली ये बनाते थे। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस। प्री हिस्ट्री आ चुका है, भीमबेटका पहले आया था, अभी रिसेंटली आ चुका है। So any question which comes from here, please make sure you revise this all. ठीक है? Now moving to the next question. Number 4. In the context of Neolithic Revolution, किसने गॉर्डन चाइल्ड की स्पेशली थ्योरी को क्वेश्चन किया था and rejected the focus on environmental change as a crucial factor leading to agriculture. So नवपाषाण क्रांति के टाइम पीरियड में किसने गॉर्डन चाइल्ड के सिद्धांत पर सवाल उठाया था और कृषि के लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में पर्यावरण परिवर्तन पर ध्यान केंद्र करने को खारिज किया। So जब भी आप नियोलिथिक पढ़ते हो, there's this whole debate. So let's see, Robert Arm, MC Sprenger, Robert J. Braidwood, or Lewis R. Binford. So which is correct? जनरली जब हम न्यूलिथिक टाइम पीरियड पढ़ते हैं, सो आपको पता है कि न्यूलिथिक टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी की शुरुआत हो जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अचानक से हमने खेती बाड़ी क्यों शुरू किया। अगर पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में हम हंटिंग गैदरिंग स्टेज में थे एंड मेसोलिथिक टाइम पीरियड में चलो हमने कल्टीवेशन शुरू किया, व्हाई इज दैट इन द न्यूलिथिक टाइम पीरियड हमने फुल फ्लेजेड कृषि बाड़ी एग्रीकल्चर शुरू किया। और दूसरा डिबेट क्या है कि ये जो एग्रीकल्चर और खेती बाड़ी शुरू हुआ, क्या ये इंडिया में इंडिपेंडेंटली हुआ या ये कहीं और से ओरिजिनेट करके इंडिया में आता है। तो देयर इज दिस होल डिबेट रिगार्डिंग दिस, एंड यहीं पे गॉर्डन चाइल्ड ने स्पेसिफिकली न्यूलिथिक को बोला था कि न्यूलिथिक एक रेवोल्यूशन है, न्यूलिथिक एक क्रांति है। क्यों?
थॉमसन ने न्यूलिथिक शब्द को इस्तेमाल किया था सिंपली एज अ टाइम पीरियड कि भाई न्यूलिथिक एज क्या है, तो भाई टूल टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुए हैं जो सारे पीरियड में हो रहा था। बट यहीं पे स्पेशली जो गॉर्डन चाइल्ड है वो आते हैं और वो कहते हैं कि न्यूलिथिक एक क्रांति का पीरियड है, एक रेवोल्यूशन का पीरियड है। क्यों क्रांति और रेवोल्यूशन का पीरियड है ये? क्योंकि ये कहते हैं कि चलो टूल टेक्नोलॉजी तो सब जगह चेंज हो रहा था, न्यूलिथिक में और भी कुछ चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं कि भाई देखो एक सेटल्ड लाइफ आ रही है, ठीक है। पॉटरी के एविडेंसेस मेसोलिथिक में भी थे रेयर, बट प्रॉपर पॉटरी एविडेंसेस आ रहा है, ठीक है। यू विल सी डोमेस्टिकेशन एविडेंसेस पहले भी थे बट अभी जोर शोर से मिलने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई देयर इज लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन द सोसाइटी, सिर्फ टूल टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रहा है। तो वो कहते हैं ये क्रांति है। बट बहुत सारे इतिहासकार ये क्रांति शब्द को क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्रांति का मतलब होता है कि आपने सडन चेंज आप ले आए, आपने ओवरनाइट चेंज कर दिया। सो दे स्टार्ट टू क्वेश्चन दिस। अब यहाँ पे गॉर्डन चाइल्ड ये कहते हैं कि भाई एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ, उस वजह से एग्रीकल्चर आया। बट किसने इस क्वेश्चन को गलत ठहराया? एंड द करेक्ट आंसर इज रॉबर्ट जे ब्रेडवुड। अब इनके थोड़े डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है और क्यों बोला है। गॉर्डन चाइल्ड जो है वो सजेस्ट करते हैं अपनी थ्योरी में कि प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में, प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड क्या है? यू ऑल नो प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड हो गया आइस एज, मोस्टली जो पेलोलिथिक टाइम पीरियड में हमने देखा था जहां पे ह्यूमंस फरी हैं, एनिमल्स फरी हैं। ये कहते हैं देखो जब हम प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में थे ना, तभी प्लीस्टोसीन के एंड में कुछ चेंजेस होना शुरू हो चुके थे, ठीक है। एंड गॉर्डन चाइल्ड सेज कि बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस जो हो रहे थे 10,000 ईयर्स अगो, वेस्ट एशिया का जो क्लाइमेट है ये थोड़ा ड्राई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि समर रेन्स शिफ्ट होने लगते हैं। सो ये कहते हैं कि ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है ना, जहां पे स्पेशली वेस्ट एशिया में कुछ एरियाज ड्राई हो जा रहे हैं क्योंकि समर रेन्स नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर रहा है, इससे क्या हुआ अलग अलग एरियाज में ना सूखा पड़ने लगा। बिकॉज ऑफ दिस जो लोग हैं, जो एनिमल्स हैं, ये वाटर रिसोर्सेज जहां पे पानी था वहां पे माइग्रेट करने लगे। एंड जब सारे लोग माइग्रेट करने लगे तो सब लोग एक साथ आके एक नई सोसाइटी बना लेते हैं जहां पे फाइनली पशुपालन, डोमेस्टिकेशन और खेतीबाड़ी शुरू होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो चेंजेस है ना, ये स्पेशली प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड के एंड में शुरू हो गया था। उसके वजह से ड्राइनेस होने लगी, सब लोग एक साथ वाटर बॉडीज के पास आने लगे और हमने मिलकर एक सोसाइटी बनाई, इवेंचुअली जो हम न्यूलिथिक में देखते हैं। बट यहां पे रॉबर्ट जे ब्रेडवुड जो है ये इनके पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं स्पेशली कि जो गॉर्डन चाइल्ड ये कह रहे हैं ना कि पर्यावरण ड्राई हुआ, हेंस हम एक ग्रुप में आते हैं, वाटर बॉडीज के पास जाते हैं, फिर एक सोसाइटी डेवलप होती, फिर एग्रीकल्चर शुरू होता है, ये इसको क्वेश्चन करते हैं। ये कहते हैं कि प्लीस्टोसीन के टाइम पीरियड में ही चेंजेस होना शुरू हो गए थे, एंड में नहीं, विद इन द प्लीस्टोसीन टाइम पीरियड में चेंजेस होना शुरू हो गया था, बट तब तो खेतीबाड़ी नहीं आई। ये कह रहे हैं कि प्लीस्टोसीन के एंड में नहीं, प्लीस्टोसीन के बीच में ही चेंजेस शुरू हो चुके थे, तब तो खेतीबाड़ी नहीं आई। तो ये कहते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पशुपालन है वो एक एरिया में शुरू होता है, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे प्लांट्स और सारे चीजें इस एरिया में आना शुरू हो जाते हैं। एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि हम कुछ चेंज लाना चाहते थे, क्योंकि हम अपने एनवायरमेंट को बेटर जानना चाहते थे, इस वजह से ये सारे चेंजेस आए। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस जो स्पेशली गॉर्डन चाइल्ड कह रहे हैं, ठीक है। सो ये ब्रेडवुड की आर्ग्यूमेंट है, एक लाइन में आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पूरा आर्ग्यूमेंट तो नहीं आएगा, बट असर्शन, रीजनिंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में दे कैन गिव यू दिस, ठीक है। Now moving to the next, which of the following site? अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने देखा है तो प्रॉपर इंडस वैली या प्री हिस्ट्री से साइड बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन उस पे बेस्ड है। इनमें से कौन सी साइट है जो हमें इतने सारे पॉटरी के एविडेंसेस देती है? मतलब यू हैव अ मड एप्लिक पॉटरी, इंसाइज्ड वेयर पॉटरी, टैन पॉटरी, ब्लैक वेयर पॉटरी, ब्राउन पॉटरी, बाइक्रोम पॉटरी, ब्लैक रेड पॉटरी, रेड वेयर्स, ये सारे अलग अलग पॉटरी, चॉकलेट के, काले रंग के, भूरे रंग के, क्रोम के, ये सारे पॉटरीज हमें कहां मिले? इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। मिरीकलात, भिराना, कल या शाही टम्प, तो कहां पे हमें इतने सारे पॉटरी के एविडेंसेस मिले हैं? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये आपने पढ़ा नहीं है तो प्लीज इसको जल्दी से मेरे साथ याद कर लीजिए। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी, भिराना। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जनरली जब आप साइट्स के बारे में बात करते हैं प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस आपको पता है पेपर का ट्रेंड और पैटर्न है, ठीक है।
नाउ कहाँ पे है ये साइट? सो दिस साइट स्पेशली इज इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा. अपार्ट फ्रॉम अलग अलग तरीके के पॉटरीज, इस साइट से स्पेशली हमें पिट मिला है जहां पे लोग रहते थे. कुछ ऐसे पिट मिली जहां पे लोग मोस्टली सैक्रिफाइसेस करते थे. कुछ ऐसे पिट मिले हैं जहां पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के भी हमारे पास एविडेंसेस हैं. ये सारे पॉटरीज के नाम एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर एनी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. इसके अलावा यहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है जैस्पर का, लैपिस लजुली का, ये सारी चीजों का. स्पेशली अपार्ट फ्रॉम दिस टेराकोटा के चूड़ियां, स्लिंग बॉल्स टेराकोटा के, एंड स्पेशली क्वंस जो आपके सिलबट्टे होते हैं, चर्ड ब्लेड्स होते हैं, ये सारी चीजें स्पेशली हमें इस साइट से मिली है. सो वन लाइन क्वेश्चन फॉर साइट्स आर वेरी वेरी कॉमन. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफिकली करके जा रहे हैं. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. पॉटरी इज एब्सेंट एज मेसोलिथिक साइट्स, बट इनमें से कौन सी साइट में रेयर एविडेंस मिला है? लगनाज, भीमबेटका, बागोर या मिर्जापुर. तो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? जनरली जब हम मेसोलिथिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, आपको पता है मेसोलिथिक इज अ ट्रांजिशनरी पीरियड. ये एक तरीके का ट्रांजिशन पीरियड है, क्योंकि पैलियोलिथिक में स्पेशली हम हंटिंग एंड गैदरिंग में रहते हैं, जहां पे हम शिकार कर रहे हैं, वी आर गैदरिंग. ओके, मेसोलिथिक ट्रांजिशनरी फेज हो गया. फिर हम बढ़ते हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड में, जहां पे हम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, एक सेडेंट्री सेटल सोसाइटी में रहते हैं. तो ये बीच का ट्रांजिशनरी फेज है. मोस्टली आप देखोगे पॉटरी के ज्यादा एविडेंसेस हमें नियोलिथिक में मिलते हैं, बट यहाँ पे 2-3 ऐसे साइट्स हैं, स्पेशली 2 जहां से पॉटरी मिलता है. तो कहां से मिलता है? सो प्लीज याद रखिएगा, मेसोलिथिक के सोसाइटी पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार आ चुका है. सो प्लीज डू दैट वेल. सो विच इज द करेक्ट आंसर? Correct answer here is Lagnaj and Mirzapur, which is C is the correct answer here. So please जिनका missing है याद रख लीजिएगा. Pottery generally तो हमें कहीं नहीं मिलती है, but Lagnaj in Gujarat and Kaimur region in Mirzapur, ये 2 ऐसे important areas हैं जहां पे हमें pottery मिलते हैं. इसके अलावा हड्डियां, डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस कहां से मिलते हैं? ठीक है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग के एविडेंसेस हमें कहां से मिलते हैं? ठीक है, कहां से आपको ऑस्ट्रिच एक्शेल के एविडेंसेस मिलते हैं? ठीक है, और इसके अलावा जनरली मेसोलिथिक टूल्स और मेसोलिथिक सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिएगा फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. ये काफी रेयर क्वेश्चन है, क्योंकि पॉटरी इज मोस्टली न्यूलिथिक में मिलता है. दिस इज अ वेरी रेयर एविडेंस ऑफ पॉटरी. ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट नंबर 7. इनमें से कौन सी साइट है विच इज सिचुएटेड इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा इन कर्नाटका? इस साइट से हमें नियोलिथिक और चालकोलिथिक दोनों के एविडेंस मिले हैं, और मेगालिथिक के भी एविडेंसेस मिले हैं. आयरन हैज बीन फाउंड इन बरियल्स. तो ये सारी चीजें किसको किस साइट के तरफ स्पेशली फोकस कर रहा है? नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज, आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहां पे एक ज्योग्राफिकल हिंट दिया गया है. आपको इन्होंने बोला है कि भाई ये साइट तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका में एसोसिएटेड है. तो मान लो अगर आपको ये एविडेंसेस नहीं पता है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमिनेशन आप बताओ कौन सी साइट ऐसी है जो साउथ में. इफ यू कैन सिंपली एलिमिनेट दिस, यू कैन एब्सोल्युटली सॉल्व द क्वेश्चन. सो नवदातोली, नाइकुंड, मेहरगढ़ एंड मस्की, विच साइट इज इन कर्नाटका विच इज नियर तुंगभद्रा रिवर, जिसमें स्पेशली हमें नियोलिथिक, चालकोलिथिक के एविडेंसेस मिले हैं और मेगालिथिक के एविडेंस मिले हैं, और आयरन भी मिला है बरियल्स में. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज एब्सोल्युटली करेक्ट? एलिमिनेशन करो. बाय एलिमिनेशन यू वुड नो कि सिर्फ मस्की ही ऐसी साइट है जो कि कर्नाटका में है. सो इवन इफ आई डिडंट नो द रेस्ट, आई कुड जनरली नो कि भाई बाय एलिमिनेशन दिस विल बी द राइट आंसर. सो नैकुंड इट्स इन विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र. नवदातोली इट्स बेसिकली इन मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के आसपास. मेहरगढ़ स्पेशली इज इन बालूचिस्तान. मेहरगढ़ पे प्रॉपर आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है. दे आस्क यू कि यहाँ पे क्या क्या मिला है. सो जस्ट फॉर रिविजन, यू नो कि बोन टूल्स, स्टोन टूल्स. मेहरगढ़ से हमें स्पेशली एविडेंस मिला है. यू विल सी वी हैव एविडेंस ऑफ चार्ड कॉटन, वी हैव एविडेंस ऑफ कॉपर. हमें यहाँ से स्पेशली वाटर बफेलो के एविडेंसेस मिले हैं, डोमेस्टिकेशन का फर्स्ट टाइम इन साउथ एशिया. इसके बाद वी हैव एविडेंस ऑफ मड ब्रिक हाउसेस, जो पहले छोटे थे बाद में बड़े हो गए. वी हैव एविडेंस ऑफ पॉटरी, हैंडमेड, व्हील मेड लेटर. ठीक है, उसके बाद वी हैव एविडेंस ऑफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, कि मेहरगढ़ के लोग आइसोलेटेड नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं था, विच मीन्स सम काइंड ऑफ ट्रेड, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन इज स्पेसिफिकली देयर. और क्या क्या मिला है? और व्हेन यू सी मेहरगढ़,
we have evidence of proper graves, life after death, grave goods also again show you craft and stratification. ये सारी चीज़ों के evidences हमें मिले हैं. We have evidence specifically of areas जहाँ पे ये सारी चीज़ें manufacture होती थी. We have areas specially of granaries. तो ये सारी चीज़ें हमें मेहरगढ़ से मिला है. एक statement based questions आपको बहुत ही commonly यहाँ से आता है. ठीक है, moving to the next, number 8. इनमें से important Neolithic sites which is specially हरिपगोम and basically जया देवुद्दर, ये sites किस region के? If you remember इसी तरीके का एक question आपको अक्टूबर 2022 के attempt में आया था. So you need to know this very important sites. Assam, Kashmir Valley, राजस्थान या महाराष्ट्र. So important Neolithic site which is हरिपगोम and basically जया देवुद्दर, ये हमें कहाँ पे मिला है? So which is correct? Let's see. हरिपरिगोम एंड जया देवुद्दर, असम, कश्मीर, राजस्थान एंड महाराष्ट्र. अगर ये गलत हो रहा है तो इसको याद कर लेना, क्योंकि न्यूलिथिक साइट से वन लाइन क्वेश्चंस काफी कॉमन है, अक्टूबर अटेम्प्ट में आ रखा है. सो द आंसर हियर इज कश्मीर वैली. अब जनरली जब हम न्यूलिथिक साइट्स की बात करते हैं इन कश्मीर, so what are the common features? So those sites आप सबको पता है, बुरज़ाहोम and गुफराल, one of the two most important sites जो previous year में पूछा जाता है. This is the site specially where you get evidence of dogs being buried with their masters, pits evidences मिलते हैं. उसके अलावा generally अगर हम कश्मीर वैली में देखते हैं, so we have Neolithic sites specially जिसमें आपको बहुत सारी evidences मिलते हैं. You have evidences of pottery, mostly pottery में matte impression है जो आपको ये दिखाता है कि भाई यहाँ के लोग शायद वीविंग से वाकिफ थे. यू हैव अ पॉट जिसमें स्पेशली एक डीटी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना है. ये सेम डीटी कोड डीजी के भी एक पॉट में मिला है. ठीक है, विच मीन्स अगेन सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेडिंग पैटर्न. ठीक है, अगेन जनरली जब आप इस एरिया की बात करते हो, अगेन वी हैव बोन टूल्स, ओके, वी हैव स्टोन टूल्स. तो ये सारी चीज़ों के एविडेंसेस हमें इस एरिया से स्पेशली मिलता है. यू हैव लॉट ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम दिस एरिया. तो जब हम न्यूलिथिक पीरियड की बात करते हैं, सो यू हैव टू मेक श्योर कि कुछ कल्चरल एरियाज आप याद रखो, स्पेशली ये साइट्स, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है एग्जाम के लिए. अगर आपने ये साइट्स मिस किए तो याद रख लेना. इन कश्मीर वैली there are a lot of Neolithic sites near Srinagar and between Baramulla and Anantnag, and ये sites हैं बुरज़ाहोम, गुफराल जो आप सब जानते हैं. इसके अलावा हरिपारिगोम, जया देवुद्दार, we have Olgi Bagh, we have Pampur, then we have Pangzon, Sompur, Thajivor, Beganund, Vadzal, then we have Gurhoma, Sangri and basically Damodar. These are some of the most important sites. इसको याद रख लीजिएगा for any match the following and any one-liner questions. Okay, so please learn it and add it in the notes जो आपने sites के लिए बनाई होंगी. Moving to the next, which of the following Harappan site give us evidence of fire altars? तो ये एक तरीके का factual question है. इंडस वैली से इसी तरह के वन लाइनर क्वेश्चंस हमें मिलते हैं. सो वी हैव वगाड़, राखीगढ़ी, बनावली एंड अमरी. अगर आपने इसमें से कुछ एरियाज के नाम जनरली मिस किया है तो प्लीज इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए. ठीक है, सो वगाड़, राखीगढ़ी, बनावली एंड अमरी. सो स्पेशली कहाँ पे हमें एविडेंस मिलता है फायर ऑल्टर्स के? एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. ठीक है, आई विल गिव यू द लिस्ट, प्लीज इस लिस्ट को याद रख लीजिएगा. बनावली, लोथल, अमरी, नागेश्वर, वगाड़ इन गुजरात एंड राखीगढ़ी इन हरियाणा. ये सारे साइट्स है जहाँ पे स्पेशली हमें फायर ऑल्टर्स के एविडेंसेस मिलते हैं. बट एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सिर्फ कालीबंगान और बनावली में ही मोस्टली कहा जाता है कि किसी तरीके का कम्युनिटी इवेंट हो सकता है. रेस्ट बाकी सारे फायर ऑल्टर्स हम एसोसिएट करते हैं डोमेस्टिक रिचुअल से. ठीक है, सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर एनी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमें स्पेसिफिकली मिलता है. मूविंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स हमें ये एविडेंस देते हैं कि महिलाएं एसोसिएटेड है ग्राइंडिंग से, नीडिंग से, मतलब फूड प्रोडक्शन कामों से. सो वी हैव नौशारो, कोरडीजी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. इनमें से कौन से हड़प्पन साइट्स है जहां पे महिलाएं एसोसिएटेड है फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज से, जैसे कि ग्राइंड करना और नीड करना? नौशारो, कोरडीजी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. लेट्स डू इट इन हिंदी. इनमें से कौन से हड़प्पन स्थन है स्पेशली जो आपको फॉर एग्जाम्पल गूदने के, काम करने के, ये सारे एविडेंसेस देती है? सो नौशारो, कोरडीजी, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा. So which is correct? इसको याद रख लीजिएगा. Add it to the notes if you have not written. So the correct answer here, I think most of you are absolutely right. That is 1, 3 and 4. D becomes the correct answer. नौशारो, मोहनजोदारो and हड़प्पा. यहाँ पे हमें बहुत specific evidence मिलता है कि जो महिलाएं हैं वो खाना बना रही हैं या generally food processing का काम कर रही हैं. ठीक है, let's see the
एविडेंसेस। हमें बहुत सारे टेराकोटा इमेजेस मिले हैं महिलाओं को ग्राइंड करते हुए, नीट करते हुए, स्पेशली एट नौशारो, हड़प्पा एंड मोहिंजोदारो, जो ये दिखा रहा है कि मोस्टली महिलाएं जो हैं ये काम कर रही हैं और फूड रिलेटेड एक्टिविटीज से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा रिसेंट एक्सकवेशंस हड़प्पा में हमें ये भी दिखाता है कि एक बैरियर है जहाँ पे महिला अपने बच्चे के साथ है, जो शायद ये दिखाता है कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पीरियड में इनकी डेथ हुई थी, विच इज शोइंग यू द डिफिकल्टीज इन प्रेगनेंसी एट दिस पीरियड ऑल्सो। एट द सेम टाइम we have also found evidences जहाँ पे एक बच्चा मम्मी के हिप पे, so all this is showing you child birth, child rearing, ठीक है। इसके अलावा नौशारों में हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एविडेंस मिला है जहां पे स्पेशली एक मेल है जिन्होंने मोस्टली फीमेल हेडड्रेस पहन रखा है और उनके स्पेशली हाथ में एक इन्फेंट है, एक छोटा सा बच्चा है, ये हमें स्पेशली नौशारों में मिला है। उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे टेराकोटा फिगरिन्स भी हैं बच्चों के जो बहुत साइट्स में मिले। आप देखोगे पिट्ठो जैसी गेम का एविडेंसेस है, कोर्टयार्ड में क्ले मार्बल्स हैं, यू विल सी टॉय कार्ड्स हैं, कुछ ऐसे आपको टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं जो कि ह्यूमरस हैं, जो सेंस ऑफ ह्यूमर को डिपिक्ट करती हैं, ठीक है। सो जनरली इनको याद रखिएगा फॉर ऑल टाइप ऑफ एविडेंसेस, एंड अगर यहां से कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में मिलता है, ठीक है। नाउ मूविंग नेक्स्ट, चलो। Who suggests that Harappan state might have comprised of many competing classes of urban elites, such as merchants, ritual specialists, and those who control resources such as land and livestock with a different level and sphere of control. Generally, जब आप हड़प्पन पॉलिटी पढ़ते हो तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आता है कि ये हड़प्पन सभ्यता को चला कौन रहा था। अगर इनका ट्रेड इतना विकसित है, इनके ट्रेड चीजों में इतनी यूनिफॉर्मिटी है, तो कौन है सभ्यता के पीछे। एंड हियर देयर इज अ डिबेट, क्या कोई प्रीस्ट किंग है जो हड़प्पन सभ्यता को चला रहा है, ठीक है, या देर इज सम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हड़प्पन सभ्यता को चला रहे हैं, या देर इज सम किंग जो हड़प्पन सभ्यता को चला रहे हैं, क्या ये एक सेंट्रलाइज्ड राज्य था या नहीं था। तो ये पूरा का पूरा डिबेट है, ये क्वेश्चन वहां से निकला है कि किसने आपको ये बोला है कि हड़प्पन सभ्यता में मोस्टली जो एलिट्स हैं, जैसे मान लो जो पैसा कमा रहे हैं, जो हायर दर्जे पे हैं, जैसे मर्चेंट्स हो गया, जैसे रिचुअल स्पेशलिस्ट हो गए, ये सारे लोग जिनके पास लैंड पे कंट्रोल है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो लोग लड़ रहे हैं इस पावर के लिए। हु हैज सेड इट? पॉशल, क्योनियर, जैकॉब्सन एंड पिगेट। आपको यहाँ पे ना थोड़ा ये सारे के आर्ग्यूमेंट्स जनरली याद रखने हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस। सो हु हैज एब्सोल्युटली सेड इट? एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू राइट। एक बार पॉलिटिकल डिबेट्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफी टाइम से ये जो डिबेट्स है ये जनरली नहीं आया है एग्जामिनेशन में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, सो अकॉर्डिंग टू पॉशल, ये प्लीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज सेड बाय कनोयर। अब सारे के हम डिबेट्स पढ़ लेते हैं। तो एक डिबेट आपने ये लर्न कर लिया कि कनोयर ने स्पेशली बोला है हड़प्पन स्टेट्स में कौन रूल कर रहा था, कंपीटिंग क्लासेस, जो पावरफुल हैं वो अपने आप में लड़ रहे हैं, जिसके पास ज्यादा कंट्रोल है वो लड़ रहे हैं, उनके बीच में कोई है जो स्पेशली रूल कर रहा है। अब आगे डिबेट्स में अगर बढ़ते हैं तो पॉशल हमें ये कहते हैं कि भाई हड़प्पन सभ्यता में जो आपको जो आपको सिमिलैरिटी मिल रही है, जो आपको इक्वल चीजें मिल रही हैं, ये क्यों है? क्योंकि कॉर्पोरेट एलिमेंट ज्यादा है। ये कहते हैं कि हड़प्पन सभ्यता में ना राजा नहीं है, कुछ काउंसिल ऑफ लोग हैं जो स्पेशली ये सभ्यता को रूल कर रहे थे। देन कमिंग टू पिगॉट, पिगॉट स्पेशली कहते हैं कि भाई हड़प्पन स्टेट जो है ना ये सेंट्रलाइज स्टेट है, केंद्रित स्टेट है। क्यों? क्योंकि भाई इसको ना प्रीस्ट किंग रूल कर रहे थे। कैसे? ये कहते हैं कि आप हड़प्पा देखो और आप मोहनजोदारो देखो, आप देखो कि ये दोनों शहर में कितनी चीजें कॉमन है, कितना अच्छा आर्किटेक्चर है ना, कितनी चीजें कॉमन है, ग्रैनरी है। तो अगर कोई राजा इन दोनों अपने, फॉर एग्जाम्पल आप किसी राजा की बात करते हो एंशिएंट मिडीवल में और उनकी राजधानी की बात करते हो, तो कंपैरेटिवली विद अदर साइट्स वो कितना ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई देखो सेंट्रलाइज राज्य था, प्रीस्ट किंग रूल करते थे, दो कैपिटल था मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, क्योंकि हर तरीके से मोहनजोदारो हड़प्पा में यूनिफॉर्मिटी है और कंपेयर टू अदर साइट्स ये दो साइट्स काफी ज्यादा एडवांस है। तो पक्का ये राजधानी राजा की और प्रीस्ट किंग मोस्टली यहाँ पे रूल कर रहे होंगे। ऑल्सो वॉल्टर फेयर सर्विस कहते हैं कि भाई हड़प्पा कोई एम्पायर नहीं था, ना तो ये कोई राज्य था। ये कहते हैं कि अगर एम्पायर होता और राज्य होता, फॉर एग्जाम्पल आपने मौर्य पढ़ा है, गुप्ता पढ़ा है, तो मौर्यन राजा और गुप्ता राजा के क्या ट्रेड्स हैं? मोस्टली विल सी, अगर आप राजा हो
तो आपके पास एक आर्मी होगी, आपके पास स्पेशली कुछ हमें एविडेंसेस मिलेंगे ऑफिशियल्स के, आपके पास एविडेंस आएंगे स्लेव्स के जो आपके लिए स्पेशली काम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ये सब कुछ तो स्पेशली हमें मिला नहीं। तो जब ये सब मिला नहीं तो ये एक सेंट्रलाइज केंद्रित प्रशासन और राज्य कैसे हो सकता है? तो ये कहते हैं कि हो सकता है कोई विलेज प्रशासन जो है वो शायद रूल कर रहा हो, क्योंकि केंद्रित साम्राज्य तो है नहीं, क्योंकि सारे एविडेंसेस विच स्टैंड्स फॉर केंद्रित साम्राज्य इज एब्सोल्युटली नॉट देयर। तो हो सकता है कि कोई विलेज प्रशासन हो। बाद में ये अपने आर्ग्यूमेंट को रिवाइज भी करते हैं, बट स्टिल ही सेज कि जनरली एक सेंट्रलाइज्ड और केंद्रित साम्राज्य का स्पेशली हमें एविडेंसेस नहीं मिलता है। ये सब आपको मैच द फॉलोइंग या असर्शन रीजनिंग में आ सकता है। तो अगर आपने पॉलिटिकल पार्ट को स्किप किया है तो प्लीज इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? कौन से प्लांट्स और सीरियल्स हो गए स्पेशली, और कौन से हरप्पन साइट्स में ये अवेलेबल थे? तो ये मोस्टली मैच द फॉलोइंग में आता है, इसको देख लेना अच्छी तरीके से। वीट मोहिंजोदारो, बार्ली कालीबंगान, राइस रंगपुर, मिलेट शॉटुगाई। तो अगर ये आपने मिस किया है किसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी ये आ सकता है, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? लेट्स सी इट इन हिंदी। सो वी हैव गेहूं, जौ, राइस, बाजरा, मोहिंजोदारो, कालीबंगान, रंगपुर एंड शॉटुगाई। विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? प्लीज इसके नोट्स बना लीजिए। ऑल द क्वेश्चंस जो हम इस सेशन में कर रहे हैं इट्स सुपर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। मेरी कोशिश ये है कि आपको वो क्वेश्चंस देना जो कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया होगा, सो दैट विद इन 1 month बिफोर द एग्जाम फटाफट से उसको वाइंड अप करो और चीजों को रिवाइज कर लीजिए, अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। सो द करेक्ट आंसर हियर इज, ये सारे के पेयर बिल्कुल सही मैच्ड है। वीट हो गया मोइंजोदारो, बार्ली हो गया कालीबंगान, राइस रंगपुर, मिलेट शॉटुगाई। अब पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है, पूरी लिस्ट को स्पेशली आप याद कर लीजिए। हमें गेहूं मिला है मोइंजोदारो एंड हरप्पा से, बार्ली मिला है मोइंजोदारो, हरप्पा, कालीबंगान से, सेसम एविडेंसेस मिला है हरप्पा से, उसके अलावा वाटरमेलन सीड्स, डेट्स, आपके खजूर हो गए और आपके बेसिकली जो मटर हो गए ये हरप्पा से। चावल हमें मिला है हरप्पा, कालीबंगान, लोथल एंड रंगपुर। मिलेट्स हमें मिला है हरप्पा, सुरकोतडा एंड शॉटुगाई से, ठीक है। सो फॉर एनी मैच द फॉलोइंग, एनी स्टेटमेंट, एनी क्वेश्चन बेस्ड, ये सारे एविडेंसेस आपके पास हैं। अगर आपने इसको लर्न कर लिया है सो मोर और लेस योर गेम इज एब्सोल्युटली सेट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये 1 लाइनर साइड क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल यही पेपर का ट्रेंड और पैटर्न है। विच इज दैट साइट where we have got a circular tandoor chulha and a female figure whose pose is almost the same like Mohenjo-daro dancing girl. So यहाँ से कौन सी हरप्पन साइट से हमें सर्कुलर तंदूर चूल्हा के एविडेंसेस मिले हैं? एट द सेम टाइम हमें ना जो डांसिंग गर्ल मोहिंजो-दारो मिली थी उस टाइप का एक फिगर स्ट्रक्चर मिला है, उस टाइप का एक पोज मिला है। कहाँ पे मिला है? हुल्लास, गोलाडोला, रंगपुर और बेसिकली भिराना। सो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? लेट्स सी। 1 लाइन फैक्ट है, अगर ये गलत होगा तो बस इसको याद कर लीजिएगा, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। सो द करेक्ट आंसर हियर इज दैट इज डी भिराना। सो यहाँ पे स्पेशली हमें तंदूर, हमें चूल्हा और एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला है जो बिल्कुल डांसिंग गर्ल जैसा है। उसके अलावा क्योंकि हरप्पन सिविलाइजेशन में बहुत सारे साइट्स आते हैं, सो प्लीज मेक श्योर स्पेसिफिकली डू द साइट। जैसे फॉर एग्जांपल लोथल कई बार आ चुका है, सो लोथल में क्या एविडेंस मिले, मेरे साथ रिवाइज कर लो आप। राइस मिला है, हमें बीड्स के एविडेंसेस मिले हैं, हमें चेस के एविडेंसेस मिले हैं। वी नो कि लोथल जनरली एक डॉकयार्ड है ना। सो ऑल ऑफ दीज एविडेंसेस वी हैव गॉट। वी हैव एविडेंस ऑफ मल्टीपल बरियल्स, ये सारी चीजें स्पेशली हमें लोथल से मिली है ना। जनरली ढोलावीरा भी 2 बार पेपर में आ चुका है। सो कुछ इंपॉर्टेंट, यू विल सी ढोलावीरा हैज पॉलिश्ड पिलर्स, है ना। उसके बाद वी हैव वाटर रिजर्वॉयर जो आपको प्रीवियस ईयर में पूछ चुका गया है, ठीक है। उसके बाद वाटर रिजर्वॉयर के साथ साथ वी हैव अ साइन बोर्ड। उसके अलावा वी हैव एविडेंस ऑफ अ स्टेडियम, वी हैव एविडेंस ऑफ अ बेले। ये सब स्पेशली हमें यहाँ से मिला है। तो जनरली जब आप साइट्स कर रहे हो तो प्लीज इसके जो भी पॉइंटर्स हैं वो रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चानूदारो से हमें क्या मिला है, ये सब चीजें, ठीक है। अमरी से हमें क्या मिला है, तो राइनोसरस एविडेंसेस। तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। कहाँ पे वर्कमैन क्वार्टर मिला है हरप्पा, ऑल ऑफ दीज थिंग्स डू दैट वेरी वेल। कहाँ पे इंक एविडेंसेस मिले हैं, कहाँ पे फुटप्रिंट्स मिला है, स्पेशली of animals chasing each other. So all of this do very very well, and especially इस 1 line question को याद रखना ना, क्योंकि मुझे पता है कि आपने कहीं ना कहीं इसको मिस कर दिया होगा। So the correct answer here is D. Now moving forward to the next question. Very interesting question.
एक ऐसी क्वेश्चन जिसमें मोस्ट एस्पिरेंट्स गलत करते हैं। सो जब भी हम हड़प्पा पीरियड की बात करते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी साइट है विच हैज एन ओवरलैप ऑफ लेट हड़प्पा एंड पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर? किस साइट में हमें इसका एविडेंस मिलता है? इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। सो वी हैव भगवानपुर, वी हैव बरगांव, वी हैव बेसिकली अंबाखेरी और बेसिकली धंधेरी। सो विच ऑफ दिस साइट गिव्स अस एन एविडेंस ऑफ एन ओवरलैपिंग स्पेशली ऑफ हड़प्पा एंड पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर? सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? चलो फटाफट से बता दो। और अगर पीजीडब्ल्यू नहीं आता है तो इसको भी देख लेंगे सो दैट पीजीडब्ल्यू का भी रिवीजन हो जाए इस क्वेश्चन के साथ साथ, सो दैट यू हैव अ वेरी वेरी होलिस्टिक प्रिपरेशन। ठीक है, सो लेट्स रीड दिस इन हिंदी एज वेल। हड़प्पा स्पेशली और पीजीडब्ल्यू संस्कृति के बीच में किस जगह पे ओवरलैपिंग है? सो भगवानपुर, दानहेरी, बड़गांव और बेसिकली अंबाखेड़ी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? जल्दी जल्दी से दिमाग लगाइए। और अगर ये क्वेश्चन मिस हो गया है या पीजीडब्ल्यू नहीं आता है तो फटाफट से इसको आज अभी इसी वक्त रिवाइज कर लेंगे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज भगवानपुर एंड दानदेही विच इज 1 and 2। अब इन साइट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पेंटेड ग्रेवेयर। अब देखो नाम में ही है पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू मतलब पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये पॉटरी ऐसी होती है जो कि ना काफी स्मूथ होती है, काफी अच्छा टेक्सचर है, काफी स्मूथ पॉटरी है। मोर देन दैट बड़ा सा थिन फैब्रिक है। ये फैब्रिक ग्रे कलर की होती है, जनरली ये पॉटरी ग्रे कलर की होती है। ग्रे का अलग अलग टोन, फ्रॉम सिल्वर ग्रे टू लाइट ग्रे टू डार्क ग्रे। जनरली बहुत ही हाई क्वालिटी क्ले से बना रहता है। डिजाइन अगर आप जनरली देखोगे मोस्टली सिंपल डिजाइन आर दैट, ज्योमेट्रिक डिजाइन जो ब्लैक कलर से इस ग्रे पॉटरी पे जनरली पेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे ना इस पॉटरी में बहुत अच्छी चीज है यूनिफॉर्मिटी। आप देखोगे बहुत ही यूनिफॉर्मिटी टेक्सचर है जो आपको ये दिखाता है कि देखो इनकी फायरिंग टेक्निक कितनी अच्छी थी, इनकी फायरिंग टेक्निक कितनी एडवांस थी कि बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेशन आपको इन पॉटरीज में मिलता है। जनरली इसको फायर करने के लिए हाई टेम्परेचर आपको अपने भट्टी में मेंटेन करना पड़ता था। एंड मोस्टली इसका ग्रे कलर क्यों हो जाता था? क्योंकि स्पेशली जब आप ओर को फायर करते हो तो जो क्ले है, क्ले में बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक फेरस ऑक्साइड को अगर आप हीट करोगे तो मोस्टली ये ग्रे टेक्सचर जो है ये स्पेशली आपको उसके वजह से देखने को मिलता है। सी ग्रे एंड यू कैन सी दीज ब्लैक डिजाइंस। मोस्टली जो ओवरलैपिंग है बिटवीन हड़प्पा एंड पीजीडब्ल्यू, इट इज इन भगवानपुर एंड दंदेही इन हरियाणा एंड कटपालाव एंड नगार इन पंजाब। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये दो जगह पे हमें ओवरलैपिंग दिखती है बिटवीन हड़प्पा, लेट हड़प्पा एंड पीजीडब्ल्यू पॉटरी। जनरली ये पीजीडब्ल्यू पॉटरी को प्रॉपर व्हील में बनाया जाता था, फास्ट मूविंग व्हील में। और आप देखोगे ये पॉटरी काफी ज्यादा थिक है, काफी ज्यादा हैवी है, क्योंकि इसके बनाने का एक प्रोसीजर होता था। मोस्टली पहले इसको व्हील मेड पॉटरी में जाके ये हीट करते थे। जब पॉटरी हार्ड हो जाती थी तो इसको सेकेंड टाइम फिर से हीट करते थे। एंड बाद में जब पॉटरी बन जाती थी तो आपने थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए हल्के फुल्के इसके एजेस को ट्रिम कर दिया। उसके अलावा ये पॉटरी बहुत स्मूथ थी तो उसको वो ग्लॉसी फिनिश देने के लिए स्पेशली इसके ऊपर से इन्होंने एक मैट फिनिश कोटिंग भी कर रखी थी। कुछ पीजीडब्ल्यू ऐसे भी हैं जो आपको रेडिश कलर में भी दिखते हैं। दैट इज क्यों? क्योंकि जब आप लोकल क्ले यूज करते हो और आप उसको हीट करते हो तो बेसिकली बिकॉज ऑफ सम एलिमेंट्स, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ सम अदर एलिमेंट्स, ये रेड कलर भी हो सकता है, वो क्ले की वजह से। ठीक है, क्योंकि क्ले में जो आपके पैटर्न्स हैं, क्ले में स्पेशली जो आपके अलग अलग मिनरल्स हैं, दे चेंज कलर वाइल हीटिंग, तो ये उसकी वजह से। इसके अलावा डॉट, डैश, सर्कल, स्पाइरल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, चेक मार्क, स्वास्तिक, ये सारी चीजें स्पेशली हमें इस पॉटरी में मिलेगा। जनरली नेचुरल डिजाइन्स जैसे फूल के पैटर्न हो गए, सूर्य का सिंबल हो गया, ये जनरली इस पॉटरी में कंपैरेटिवली लेस है। ठीक है, तो ये पीजीडब्ल्यू का एक रिविजनरी स्लाइड है। अगर आपने इसको मिस किया है तो प्लीज पढ़ लो। जनरली आपको क्वेश्चन पैटर्न पे पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन इनके फायरिंग टेक्निक पे एक लाइन आ सकती है। ये मैंने आपको साइट लाइंस ऑलरेडी दे रखे हैं। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन दिस एंड प्लीज मेक श्योर इसके बेसिक्स को आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इनमें से कौन सी साइट है मेसोलिथिक पीरियड की? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। माइक्रोलिथ्स आर फाउंड इन जनरल बागोर, लगनाज, भीमबेटका आर इंपॉर्टेंट साइट्स। बोन ऑफ वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर फाउंड। रॉक पेंटिंग्स आर अवेलेबल। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आई थिंक एवरीबडी हियर नोज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी कॉमन है आजकल। So microliths are found in general.
उसके अलावा बागोर, लगनाज, भीमबेटका, दे आर इंपॉर्टेंट साइट्स। उसके अलावा जंगली और पालतू जानवर के हमें एविडेंसेस मिले हैं एंड स्पेशली हमें पेंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं। सो वेरी इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ अ टाइम लेट्स स्पेसिफिकली वाइंड दिस अप। चलो ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। लेट्स सी, माइक्रोलिथ्स आर फाउंड इन जनरल, बिल्कुल सही है। माइक्रोलिथ्स आर बेसिकली स्मॉल स्टोन टूल्स, ठीक है, जो 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है, ठीक है। सो वी हैव सीन, क्योंकि होलोसीन टाइम पीरियड हुआ था, हमने टूल टेक्नोलॉजी चेंज किया, वी नीडेड स्मॉलर टूल्स क्योंकि हमें स्विफ्टर जानवर को मारना था, है ना। सो जनरली वी यूज माइक्रोलिथ्स। बागोर, लगनाज, भीमबेटका, दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स, बिल्कुल सही है। यू जनरली गेट क्वेश्चंस ऑन आदमगढ़, भीमबेटका, ये सारे ऐसे साइट्स है जहां पे जनरली आपको डोमेस्टिकेशन के, पशुपालन के, बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बोन्स मिले, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मेसोलिथिक एक टाइम पीरियड है जहां पे हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, वेयर यू विल सी हंटिंग गैदरिंग से वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू डोमेस्टिकेशन। तो पशुपालन तो होगा ही होगा, है ना। एट द सेम टाइम पशुपालन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने हंटिंग एकदम से बंद कर दिया है, दोनों ही होंगे। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रॉक पेंटिंग्स मिलते हैं, एब्सोल्युटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये रॉक पेंटिंग्स जनरली आपको ये बताते हैं कि सोसाइटी में चल क्या रहा था। दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड की सोसाइटी में एक्चुअली क्या चल रहा था, लोग क्या कर रहे थे। सो वी हैव एविडेंसेस इन द पेंटिंग ऑफ डेली एक्टिविटी, we have evidences in the painting of religious activities, we have some sacred images, हमें burial के evidences मिलते हैं। You will see there are bodies which are being decorated. As I said, we have evidence of animals, we have evidence of birds, we have evidence of everything, ठीक है। For example, dancing and everything. तो ये सारी चीजों के evidences which is telling you what were people actually doing, क्योंकि लोग वही बनाते थे जो वो अपने सामने specifically देखते थे, ठीक है। So यहाँ पे specially हमारे सारे ही options correct हैं, 1 2 3 4, all of them are absolutely correct। बहुत ही simple और basic सा question था ये, ठीक है। So moving forward, प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। इसी टाइप का थ्योरी क्वेश्चन आपको पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक से भी आ सकता है। सो जस्ट मेक श्योर बेसिक थ्योरेटिकल चीजें क्लियर हो। मैक्सिमम इसमें वो टूल टेक्नोलॉजी ऐड कर देंगे एंड साइड बेस्ड वन लाइनर एविडेंसेस, क्योंकि देखो ये टूल टेक्नोलॉजी हो गया, दिस इज स्पेसिफिकली साइड बेस्ड एविडेंसेस हो गए, ठीक है। ये आपको एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, और ये तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में जो जनरली बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अगर आपने ये चीजें की हैं तो थ्योरी क्वेश्चंस में इन्हीं का एक एक लाइन आ रहा है विच यू कैन एनी डे डील, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नंबर 16, विथ रेफरेंस टू द वैदिक पीरियड कौन सी स्टेटमेंट्स हैं जो सही हैं एज मेंशन्ड इन ऋग्वेद। द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द राइट टू बाय एंड सेल इन द ऋग्वेदिक पीरियड वाज देयर। इन द अर्ली वैदिक पीरियड देयर इज नो मेंशन ऑफ वेज लेबर एंड स्लेवरी। ऋग्वेद refers to enslavement in the course of war as a result of debt. There are reference to singing and dancing and to musical instruments such as veena and flute, but not drums. So which of the following here is correct जब हम ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं। अगर इसमें से कोई पार्ट गलत हो रहा है, which means you need a quick revision of basic societal aspects of the Vedic period. तो चलो बताओ, इसको एलिमिनेशन करो, कैन यू एलिमिनेट इट? Let's see, let's try by elimination. तो चलिए देखते हैं, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। वैदिक काल के दौरान स्पेसिफिकली विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट। प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट मौजूद था, उसके अलावा वैदिक काल में दास प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में युद्ध के दौरान ऋण के परिणाम स्वरूप दासता का उल्लेख है। गाना और नृत्य, वीणा, बांसुरी के एविडेंसेस तो हैं, लेकिन ड्रम का एविडेंसेस नहीं है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट। सो द लास्ट 4 क्वेश्चंस क्विकली से रिवाइज करके मुझे बताओ कौन से एविडेंसेस हैं जो यहाँ पे गलत हैं या जो नहीं है। लेट्स लुक एट द आंसर, लेट्स सी क्या हम एलिमिनेशन कर सकते हैं। द नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विद द राइट टू बाय एंड सेल इन द लेटर वैदिक पीरियड स्पेशली था, ठीक है, ये ऐसा लाइन में लिखा गया है। ओके, नाउ दिस इज रॉन्ग। 2 चीजें याद रखिएगा, जब यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात हो रही है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब होता है आपकी मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, जैसे वी हैव अ हाउस, वी हैव अ कार। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन प्राइवेट प्रॉपर्टी। जनरली देखो, जब हम ऋग्वेदिक पीरियड की बात करते हैं
तो ऋग्वेद में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं अर्ली वैदिक पीरियड में, क्योंकि स्पेशली आप देखोगे वहां पे बेसिकली जो राजा हैं, ही इज द हेड ऑफ द ट्राइब, ही इज द हेड ऑफ द क्लैन, सब एक साथ जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। धीरे धीरे राजा का रोल एनहांस होता है, एंड जब स्पेशली हम मूव करते हैं टू द लेटर वैदिक पीरियड, राजा का पावर पोजिशन बढ़ता है। पहली बार साम्राज्य, सम्राट शब्द आता है, राजसूय सैक्रिफाइस, अश्वमेध सैक्रिफाइसेस होते हैं टू शो राजा का पावर पोजिशन, वो अपने आप को किंगशिप टाइज से दूर करने लगते हैं ना। तो लेटर वैदिक पीरियड में ऐत्रेय ब्राह्मण पहली ऐसी लिटरेरी टेक्स्ट है जो आपको ये बोलती है कि जिस पुरोहित ने आपका अभिषेक किया है, यू शुड गिव हिम piece of land, you should give him for example cattle and gold। बट ये इस किताब में रेफर्ड है, बहुत सारी किताबें इसकी अलग एविडेंसेस भी देती हैं, बट किताब में लिखा है प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया कि भाई आपका घर, आपका बंगला, आपका गाड़ी, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो व्हेन वी से प्राइवेट प्रॉपर्टी इट मींस अ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ऐत्रेय ब्राह्मण में 10 से अर्लियर एविडेंसेस कि आपको लैंड देना चाहिए टू ब्राह्मण, बट देना चाहिए, एंड अदर बुक्स डू नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, ठीक है। उसके अलावा इन ऋग्वेद देर इज नो मेंशन ऑफ वेज लेबर एंड स्लेवरी, ये भी गलत है, क्योंकि ऋग्वेदिक पीरियड में स्पेसिफिकली, अब आप इसमें एलिमिनेशन करके देखो, यू नो कि नोशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो 1-1 सीधा सीधा आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब बचता है ये दो। नाउ अर्ली वैदिक पीरियड में देयर इज नो मेंशन ऑफ वेज लेबर एंड स्लेवरी। पहली बात तो ऋग्वेदिक पीरियड में स्लेवरी का उल्लेख है, देयर इज प्रॉपर रेफरेंस की स्लेव्स फॉर द मास्टर्स दे कुड बी गिवन एनी मीनियल वर्क जो वो कर सकते थे, तो स्लेवरी पे पूरा हमारे पास एविडेंस है। सो स्लेवरी इज मेंशन्ड, इसका मतलब है कि 2 स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, इधर भी कर दो, 3 बिकम्स द राइट आंसर। ऋग्वेद आपको ये बोलता है कि युद्ध के दौरान अगर आप हार जाते हो या आपने किसी से कुछ डेप्थ दे रखा है, इफ यू आर नॉट एबल टू पे यू कैन बिकम अ स्लेव। ये पूरा डिटेल्ड एविडेंस स्लेवरी के बारे में स्पेशली मेंशन्ड है। ऋग्वेद में देयर इज एविडेंस ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, वीणा, फ्लूट भी है, बांसुरी भी है और ड्रम्स भी है। रादर देयर इज एविडेंस टू देयर इज एविडेंस टू डाइस गेमिंग, देयर इज एन एविडेंस टू ड्रामास, तो ये सारी चीजें, ड्रम्स के भी एविडेंसेस हैं, तो सिर्फ 3 बिकम्स द राइट आंसर, बाकी सारे स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं, ठीक है। तो प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। नाउ मूविंग टू नंबर 17, विथ रेफरेंस टू व्हाट पीपल एट इन द वैदिक पीरियड, कौन सी स्टेटमेंट है जो सही। आई होप कि अब तक ये क्वेश्चन आपको लर्न हो गया होगा, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर्स PhD and other related examination. So which of the following here is correct? Odana cake था mixed with ghee, rice and barley. अपूपा porridge है grain, barley and sesame जो आपको previous year में भी recently आया है, ठीक है। Karamba was mixed by grain, milk, water and curd. Milk products like curd, sour milk and buttermilk they were consumed. So which of the following here is correct? और अगर अभी भी इसमें कंफ्यूजन है तो प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। सम इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक जनरली जब आप लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे हो और अर्ली वैदिक पीरियड पढ़ रहे हो, प्लीज फोकस ऑन अग्रेरियन इक्विपमेंट्स, अग्रेरियन टर्म्स, ठीक है। जैसे कुल्हाड़ी को क्या बोला गया, सिकल को क्या बोला गया, एक खेत जो कि कल्टिवेटेड है उसको क्या बोला गया है, ठीक है। सो दीज बेसिक टर्मिनोलॉजीज, सुबह को क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, मेटल को क्या बोलते हैं, आयरन को क्या बोलते हैं, ऑल दिस अग्रेरियन टर्म्स, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग, इवनिंग को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ये सारी टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। जो विनर है जिसके पास बहुत ज्यादा कैटल है उनको क्या बोलते हैं, डॉटर को क्या बोलते हैं, ये सारे एविडेंसेस, टर्म्स रिलेटेड टू आयरन, टर्म्स रिलेटेड टू मेटल्स, ठीक है। उसके अलावा जनरल टर्म्स रिगार्डिंग ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, ये सारी चीजों की ना टर्म्स अच्छी तरीके से देख लीजिएगा फॉर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो लेट्स सी। सो ओदाना घी के साथ मिश्रित चावल जौ से बना हुआ एक केक है। अपूपा अनाज, जौ या तिल से बना हुआ दलिया है। करम्बा इस दूध, पानी, दही के साथ स्पेशली मिल के बनाया गया पॉरेज। दूध, दही एंड स्पेशली मक्खन के सेवन किए जाते थे इन द लेटर वैदिक टाइम पीरियड। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, ये तो प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये अक्टूबर एग्जामिनेशन का, ठीक है। यू नो करम्बा इज स्पेशली रॉन्ग।
क्योंकि ये बना है बार्ली, सेसम और ग्रेन से, तो 3 गलत है। आपको अगर इतना पता है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो अगर ये नहीं पता है तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट पहले ये क्वेश्चन आ चुका है। सो यू नो कि भाई करम्बा तो गलत है, तो सीधा सीधा 3 इज रॉन्ग। 3 3 3 कट गया, ऑटोमेटिकली 4 बिकम्स द राइट आंसर, विच इज हाँ लोग दूध दही मटर मिल्क खाते थे, ये 3 ऑटोमेटिकली गलत हो गए। ठीक है, सो प्लीज एलिमिनेट करिए, एंड अगर आपने ये चीजें मिस की हैं तो फटाफट से इसको लर्न कर लो। ठीक है, तो चलो लेट्स सी, करेक्ट आंसर हियर इज 4 ओनली। ठीक है, ये 3 हमारे गलत हो जाते हैं क्योंकि 3 आपने यहां से एलिमिनेट कर लिया। लेट्स सी, ओके, आप इसको लर्न कर लेना अगर ये नहीं हुआ है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम जो आप देने वाले हो। ठीक है, अपूपा बनता है घी मेड आउट ऑफ राइस एंड बार्ली। उदान स्पेशली बनता है बाय मिक्सिंग मिल्क, दूध, कर्ड हो गया, घी हो गया, बीन, सेसम, मीट। करम्बा जो कि हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुका है, दैट इज ग्रेन, बार्ली एंड सेसम। ठीक है, सो प्लीज लर्न इट अप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन गिविंग। 2 बार तो हमारे में ही आ चुका है, रिसेंटली क्वेश्चन है ये। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वुमेन वॉरियर्स, मैंने आपको हमेशा बोला है महिलाओं पे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, बीट एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। इनमें से कौन से वुमेन वॉरियर्स हैं जो ऋग्वेद में मेंशन्ड हैं? सो वी हैव गार्गी, विशपाल, देन वी हैव स्पेशली मुदलिनी और बेसिकली वधिमती। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन इज मेंशन्ड इन ऋग्वेद? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से ऑप्शंस को करना है, ट्राई टू एलिमिनेट ऑल्सो। चलो लेट्स सी, तो उसको भूलिएगा मत, प्लीज डू वेल। वुमेन वॉरियर्स के साथ साथ व्हाट आर द वर्क ऑक्यूपेशंस जो वुमेन कर रही थी, इस पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। सो गार्गी, विशपाल, मुदलिनी एंड वधिमत्री। सो विच इज करेक्ट? चलो, so the correct answer here is 1 2 and so 2 3 and 4। गार्गी तो स्पेशली आप देखोगे फिलोसफिकल डिबेट्स में थी, सो 2 3 and 4 बी बिकम्स द राइट आंसर। अब स्पेशली इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। अपाला इज डिस्क्राइब्ड इन ऋग्वेद, जो अपने बेसिकली फादर के फील्ड्स का ख्याल रख रही थी। विशपाला वॉज अ वुमेन वॉरियर। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने एक लड़ाई में अपने जो लेग है इसको भी खो दिया था। अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर रेफरेंस टू वॉरियर्स सच एज मुदगलनी एंड वधिमत्री। गार्गी एंड मैत्री का उल्लेख है जहां पे ये फिलोसफिकल डिबेट्स में स्पेशली एंगेज्ड है। दिस इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो फटाफट इसको रिवाइज कर लीजिए। लेटर वैदिक टेक्स्ट आपको ये बताती हैं कि महिलाएं और क्या कर रही थी अपार्ट फ्रॉम कैटल रियरिंग, दूध दूना, मिल्किंग काउस, फेचिंग वाटर। वैत्री एंड श्री, दीज आर फीमेल वीवर्स जो बुनाई करती थी। पेशाकरी, दिस इज बेसिकली एम्ब्रॉयडर जो एम्ब्रॉयडरी करती थी। देन वी हैव बिदा लकड़ी, ये बेसिकली स्प्लिटर हो गई जो बैम्बू स्प्लिट करती थी। देन वी हैव राजा यत्री जो डाई करती थी, एंड बेसिकली उपाला प्रकाशनी, ये वो हैं जो कॉर्न को ग्राइंड करती थी। ये आपको स्पेशली आ चुका है मैच द फॉलोइंग में। दिस यू गेट एज 1 लाइनर क्वेश्चन, सो प्लीज इसको रिवाइज कर लीजिएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न में कहीं भी वुमेन और वुमेन रिलेटेड कुछ भी आता है, प्लीज मेक श्योर यू डू दैट as soon as possible। ठीक है, तो चलो अब now moving forward to the next question। Which among the following words mentioned in early Vedic text refers to household units? अभी मैंने आपको बोला ना, आपको टर्मिनोलॉजीज याद रखना है, तो इनमें से कौन सी हमारी हाउसहोल्ड यूनिट्स के लिए शब्द यूज हुआ है इन द अर्ली लेटर वैदिक टेक्स्ट? सो वी हैव बेसिकली द्रोण, क्षिति, देन वी हैव दमा और बेसिकली पस्त्या। अगर ये आपने मिस कर दिया है तो बस इसको याद कर लेना, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे मैच द फॉलोइंग में, क्योंकि ये सारे टर्म्स जनरली आपको 1 लाइनर क्वेश्चन में आ सकते हैं। आजकल क्योंकि 5 लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कॉमन है, तो हो सकता है कि किसी एक स्टेटमेंट में वो आपको ये शब्द दे दे। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल थ्रू आउट विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम एंड फोकसिंग ऑन द राइट एलिमेंट्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट? एक्चुअली ये सारे ही सही है, तो अगर गलत है तो प्लीज उसको याद कर लेना। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया ही इसलिए कि ये चारों वर्ड्स को याद कर लो आप। ठीक है, सो वी हैव द्रोण, देन वी हैव क्षिति, देन वी हैव दमा एंड देन वी हैव पस्त्य। ये सारे शब्द यूज हुए थे जो बेसिकली घरेलू इकाई एंड जो बेसिकली हमारे हाउस होल्ड यूनिट्स पे स्पेसिफिकली फोकस करते थे। ठीक है, एंड नाउ मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन बिलीव करता था
दैट हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ, एरिडिटी बढ़ रही थी और घाघर नदी जो है वो ड्राई हो रही थी. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. ये डिक्लाइन थ्योरी पे क्वेश्चन बेस्ड है. रिसेंटली आपको डिक्लाइन थ्योरी ऑलरेडी आ चुका है फरवरी 2023 के अटेम्प्ट में. फेयर सर्विस ने बोला है, मॉर्टिमर व्हीलर ने बोला है, आरएल रेक्स ने बोला है या डीपी अग्रवाल ने बोला है. सो जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए. डिक्लाइन थ्योरी का ये क्वेश्चन है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हियर इज करेक्ट. जनरली जब हम हरप्पन सिविलाइजेशन करते हैं वी डू ओरिजिन थ्योरी. सो ओरिजिन थ्योरी में आपने स्पेशली पढ़ा होगा जनरली कि किसने बोला कि सदर्न मेसोपोटामिया के जो लोग हैं दैट इज सुमेर के लोग ये आते हैं और हरप्पन सभ्यता बनाते हैं. किसने स्पेशली बोला कि हरप्पन सभ्यता इज द ओरिजिन ऑफ, इट्स नॉट पीपल बट आइडियाज का एक माइग्रेशन है. किसने स्पेसिफिकली बोला कि जो हरप्पन पीरियड का मेच्योर पॉटरी है और पहले के पीरियड्स के पॉटरी में काफ़ी सिमिलैरिटी है. किसने स्पेसिफिकली सिमिलैरिटीज को बोला पॉटरी के अलावा और भी अलग अलग चीज़ों से. तो ये एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है, कि मॉर्टिमर व्हीलर ने क्या बोला है, एम.आर. मुगल ने क्या बोला है, अमलंदा घोष ने क्या बोला है, ठीक है. इसके अलावा डिक्लाइन थ्योरी, जनरली जब हम डिक्लाइन थ्योरी पढ़ते हैं सो यू नो फेयर सर्विस कहते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस था, ठीक है. सो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया फेयर सर्विस की थ्योरी. फेयर सर्विस स्पेशली ये कहते हैं कि क्या हुआ था, हरप्पन सभ्यता की पॉपुलेशन बढ़ने लगी. जनरली वो कंप्यूट करते हैं कि लोगों को कितना चाहिए था फॉर देयर नीड्स एंड ही स्टार्टेड टू रियलाइज कि पीपल पुट टू मच प्रेशर इन द इन्वायरमेंट जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है लीडिंग टू फ्लड एंड ड्राउट्स एंड बाद में लेटर इट लेडेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है. देन वी हैव आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो स्पेसिफिकली मॉर्टिमर व्हीलर, आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो व्हीलर कहते हैं कि भाई आर्यंस आए थे और उन्होंने हरप्पन सभ्यता को इन्वेड किया था. क्यों? क्योंकि हमें बहुत सारे स्केलेटन मिले थे मोहनजोदारो में. बट अगेन ये थ्योरी के बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स हैं, ठीक है. उसके अलावा वी हैव फ्लड एंड अर्थक्वेक थ्योरी. फ्लड एंड अर्थक्वेक थ्योरी, आरएल रेक्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्पेसिफिकली कहते हैं कि भाई फ्लड तो आया बट टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग हुआ जिसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक अब नॉर्मल फ्लडिंग स्पेसिफिकली आती है, ठीक है. उसके अलावा वी ऑल्सो हैव ड्राइंग अप ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली शिफ्टिंग ऑफ द कोर्स कि भाई रिवर ने अपना कोर्स शिफ्ट कर दिया, उस वजह से मोहनजोदारो जो था, जो रिवर पे बेस था, अल्टीमेटली लोग वहां से डिजर्ट कर देते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज, प्लीज इसको अच्छे से कर लीजिएगा. दिस इज डीपी अग्रवाल एंड वो कहते हैं कि देखो भाई हरप्पन सभ्यता दो तरीके से डिक्लाइन होती है. फर्स्ट इट इज बिकॉज ऑफ एरिडिटी, ठीक है, एंड सेकेंडली रिवर सूख रहा था. उन्होंने बोला अगर एक हरप्पन सभ्यता में सूखा पड़ने लगेगा तो पूरी की पूरी इकोनॉमी खराब हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ड्राइनेस आता है, सूखा पड़ता है तो इवेंचुअली एनवायरमेंट चेंज होगा जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है आपका ट्रेड प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से एनिमल्स, कैटल्स इशू होने लगेंगे. यू विल सी एनिमल्स वुड स्टार्ट डाइंग. पूरा का पूरा एक पैटर्न चेंज हो जाएगा जिसकी वजह से अल्टीमेटली हो जाएगा डिक्लाइन. एंड ड्राइंग अप ऑफ घाघर रिवर, यू कहते हैं कि घाघर हाकरा के जो ट्रिब्यूटरीज थे जो मोस्टली इसको हमेशा वाटर देते थे, बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग इनके ट्रिब्यूटरीज का कोर्स चेंज हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच अब ये घाघर हाकरा नदी जो है वो सूखने लगती है क्योंकि जो पहले इनके ट्रिब्यूटरीज इस नदी में पानी दे रहे थे जिसकी वजह से हमेशा इस नदी में पानी रहती थी, टेक्टोनिकल प्लेट शिफ्टिंग से रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया और ये ट्रिब्यूटरीज दूसरी नदियों के साथ जाके जुड़ गए, इवेंचुअली लीडिंग टू दी प्रॉपर ड्राइंग अप ऑफ द घाघर हाकरा रिवर. तो ये डीपी अग्रवाल एंड सूद की थ्योरी है. तो प्लीज देख लीजिएगा फेयर सर्विस की इकोलॉजिकल इम्बैलेंस थ्योरी, ठीक है. व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर की आर्यन इन्वेजन थ्योरी है. आरएल रेक्स मोस्टली कहते हैं कि भाई फ्लड या अर्थक्वेक, टेक्टोनिक प्लेट शिफ्टिंग हुई थी, ठीक है. उसके अलावा श्रीन रत्नागर की थ्योरी दैट लैपिस लजूली ट्रेड जो है वो डिक्लाइन होता है जिसकी वजह से स्पेशली ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर जाती है. गुरदीप सिंह स्पेसिफिकली चेक्स दी पॉलन ग्रेन्स. ही ऑल्सो सेज दैट ड्राइनेस की वजह से सिविलाइजेशन, बिकॉज ऑफ एरिड and dry conditions, civilization starts to decline. So this is it and I hope you all specially loved the session. So ये हमारा पहला session था of the सार्थक batch and the crash course. So I hope with this you revised everything क्योंकि intention ये कि आप already पढ़ चुके हो. This is last revision to tell you कि आप अभी भी चीज़ों को कहाँ मिस कर रहे हो so that you can absolutely go and re-revise it क्योंकि अभी आपके पास बहुत time है. We have one whole month left.
डेट्स हिस्ट्री की आई नहीं है. सो यू हैव टू मेक श्योर यू आर फॉलोइंग द क्लासेस. जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा कंटेंट दे रही हूँ, लर्न इट अप, एड इट टू योर नोट्स, एंड दिस क्लास इज गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. तो आज पहला लेक्चर हुआ है, सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है. देखते देखते मजे मजे में हम एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, हिस्टोरियोग्राफी, मूवीज, ये सब कुछ खत्म कर लेंगे. एंड विद दिस यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस, विद दिस यू विल गेट दैट प्रैक्टिस, विद दिस यू विल गेट दैट एज जो स्पेशली आपको एग्जामिनेशन में चाहिए टू क्लियर JRF. सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट. जो भी क्वेश्चंस हमने किया उसको अपने प्रिपरेशन में इंटीग्रेट कर लीजिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन. सी यू फॉर द नेक्स्ट सेशन नंबर 2, जहां पे स्पेशली हम शुरू करेंगे फ्रॉम द 6th century पीरियड एंड वी विल गो टू द मॉडर्न पीरियड. So thank you so much and see you all in the next session.